प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन शीर्षक पढ़ा है। आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट महाकवि माघ के प्रभात वर्णन का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है और मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, बताते रहिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जहाँ प्रॉब्लम हो उसको बताइए। इसी उद्देश्य से, इसी मानसिकता से आज के लिए जो है ये क्लास लाया गया है। अब चल रहे हैं कि पूर्व दिशा रूपणी स्त्री, बात कर रहे हैं कि पूर्व दिशा की बात हो रही है। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री, पूर्व दिशा रूपी स्त्री प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। क्या कर रहे हैं? पूर्व दिशा जो स्त्री है उसकी जो आभा है, उसकी क्या है भाई? आभा है, जो चमक है, जो चमक है उसकी बात कह रहे हैं। उसका जो सौंदर्य है वो क्या हो गया है? पूर्व दिशा का। और पूर्व दिशा का सौंदर्य का मतलब प्रातःकालीन सूर्य के उदय होने के पूर्व का दृश्य। सूर्य के उदय होने के पूर्व का दृश्य जो है वो बड़ा ही कैसा लगता है? बड़ा ही चमकदार लगता है, बड़ा ही सौंदर्य युक्त लगता है। तो कह रहे हैं कि पूर्व दिशा रूपणी स्त्री, पूर्व दिशा रूपणी माने पूरब दिशा की बात करें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और वो जो नायिका है, जो स्त्री है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो आभा है, उसका जो प्रकाश है वो क्या है? बहुत ही इस समय माने प्रातः काल। प्रातः काल का मतलब सूर्योदय के पहले, जिसको आप उषा काल भी कह सकते हैं, जिसको आप अरुण काल भी कह सकते हैं। अरुण काल का मतलब प्रातःकालीन सूर्य जो लालिमा आ जाती, लेकिन अभी सूर्य का अस्तित्व आया नहीं है, वहीं उषा काल ही कह सकते हैं कायदे से। तो कहते बड़ी ही भली मालूम होती है, अर्थात सूर्य के निकलने के पहले जो स्त्री रूपी, पूर्व दिशा रूपी स्त्री है, उसने क्या कर लिया है भाई? पूरे श्रृंगार में, पूरे सौंदर्य में क्या हो गई है? आ गई है। जैसे किसी उत्सव में जाने के लिए, नायक से मिलने के लिए, जैसे नायक से मिलने के लिए उत्सव में जाने के लिए खूब बढ़िया से मेंटेन, सज धज करके, अच्छे वस्त्र धारण करके, अंगराग वगैरह लगा करके, अंगराग अगर मतलब न समझते हो, अंगराग का मतलब होता है हर एक अंग में लगाया जाने वाला अलग अलग पदार्थ होता है। जैसे आंखों में लगाया जाने वाला काजल, और मुंह में लगाया जाने वाला पाउडर, और नाखून में लगाने वाला पालिश जो होती है, इसको अंगराग हम कह सकते हैं। साहित्य की भाषा में क्या कह सकते हैं? अंगराग कह सकते हैं। बाल अगर थोड़े गड़बड़ हैं तो भैया उसमें खिजाब उजाब, मेहंदी उहंदी, तमाम इस तरह की बातें आती हैं। तो अंगराग कहते हैं उसको। प्रत्येक अंग में लगाया जाने वाला अलग अलग प्रकार का पदार्थ होता है, अलग अलग संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और जब हम उसको लगा देते हैं तो उस अंग को देखने में मन से अनुराग उत्पन्न होता है, इसलिए अंगराग कहते हैं। वह क्या है? वह हंस सी रही है। कौन हंस रहा है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा क्या है भाई? हंस रहे। हंसने का क्या कारण है? उसकी प्रसन्नता का क्या कारण है? उसकी प्रसन्नता का कारण है
उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है, क्यों खुश है, क्योंकि क्या है, पूर्व दिशा क्या है, बिल्कुल खुश है, क्योंकि उधर सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। जब आप भी किसी सुंदर दृश्य को, चित्र को, वाणी को, गीत को, संगीत को सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो आपके मन में क्या होता है, हर्ष उत्पन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है। फिर क्या कर दिया, वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक मेरी संगत में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। पूर्व दिशा की बात करते हैं। पूर्व दिशा को अपने ऊपर एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि गर्व है। अपने ऊपर ये अपने विषय में वो सोचती है, वो मानती है कि जब तक क्या था, जब तक ये चंद्रमा मेरी संगत में रहा, अर्थात मेरे संपर्क में रहा। किसके संपर्क में, पूर्व दिशा के। पूर्व दिशा से चंद्रमा उदित हुआ, धीरे धीरे प्रकाशमान हुआ, उसका सौंदर्य बढ़ा और वो पहुंच गया क्या, मध्य आकाश में पहुंचा और धीरे धीरे क्या हुआ, उसने क्या किया, पूर्व दिशा रूपी नायिका से अपने संबंध छोड़ना शुरू कर दिया। ये स्वाभाविक सी होता है। जहां से हम उठते हैं, जहां से हमें ख्याति मिलती है, जहां से हमें प्रसिद्धि मिलती है, एक बिंदु ऐसा आता है कि हम वहां से हटने लगते हैं, हम उसको अस्वीकार करने लगते हैं, और वही अस्वीकार करना हमारे पतन का कारण होता है। जैसे हमारा चंद्रमा मध्य आकाश में पहुंचा और पूर्व से उदित हुआ था, जब तक पूर्व के संपर्क में था तब तक उसकी उन्नति हुई, उसका तेज बढ़ा, उसका यश बढ़ा। फिर हम क्या किए, पश्चिम की तरफ बढ़े। पश्चिम दिशा की तरफ जैसे जैसे गए, धीरे धीरे हमारी कांति, हमारी आभा, हमारा नाम सब धीरे धीरे मिटने लगा। क्यों? अब मिटने का कारण यह है कि उसने क्या किया है, अपने मूल को क्या कर दिया, अपने मूल को छोड़ दिया है। तो इसी तरह से पूर्व कहती, जब मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये विशेषता है कि जब तक मेरे साथ रहा, मैंने चंद्रमा को सौंदर्य प्रदान किया, उसकी शोभा को बढ़ाया। लेकिन इसने क्या किया, ये भी हमारा साथ पूरी तरह से चंद्रमा ने नहीं दिया। अब देख लो उसका परिणाम, गया पश्चिम की तरफ और हो गई दुर्गति। आज वो क्या हो गया है, अस्तित्व विहीन होकर के लुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है, उसका अस्तित्व मिट रहा है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे कि ये तो समझ में आ गया होगा कि दीप्त खूब बढ़ी, दीप्ति का मतलब प्रकाश, परंतु यही पश्चिम दिशा जब मेरे विरोधी के पक्ष में गया। भाई पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के विरोधी दिशाएं हैं, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर गया तब क्या हो गया, उसका मन, उसकी तेज, उसका सौंदर्य, उसकी शोभा, उसका क्या होने लगा, सब धीरे धीरे नष्ट होने लगा। जब नष्ट होने लगा तब क्या हुआ भाई, तब क्या हुआ, अब स्वाभाविक सी बात है, अब पूर्व दिशा को ऐसा लग रहा है और लगना चाहिए कि जब तक मेरे साथ रहा तो बढ़िया था, अब वहां गया, ले झेलो, अब समझो अपना। तो कह रहे हैं कि इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख प्रभा के बहाने ईर्षा से मुस्कुरा रही है। क्या किया भाई, पूर्व दिशा मजाक उड़ा रही है। किसका मजाक उड़ा रही है, कि चंद्रमा का। किसका मजाक उड़ा रही है, पश्चिम दिशा का, कि लो हमारे साथ थे तब ठीक ठाक थे, अब चले गए हैं अपना भोगें। तो कह रहे हैं इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख करके कि तुम्हारी क्या दशा हुई है, प्रभा के बहाने अपनी तेज, अपनी ज्योति को बहाना बना करके, क्योंकि क्या हो रहा है, अब पूर्व दिशा की ज्योति बढ़ रही है भाई। पूर्व दिशा जैसे जैसे पूर्व दिशा ज्योतित होगी, प्रकाशित होगी, प्रकाशमान होगी,
वैसे वैसे पश्चिम दिशा का तेज कम होता जाएगा। जैसे जैसे सूर्य उदित होगा वैसे वैसे चंद्रमा अस्त होता जाएगा। आप कहते हैं ईर्षा से मुस्कुरा रहे देश से। ईर्षा तो भाई हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? निंदा रस। तो ईर्षा के कारण उसकी प्रसन्नता में भी, उसकी खुशी में भी, उसकी हंसी में भी, उसकी खुशी में भी, उसकी हंसी में भी ईर्षा भरी हुई है। ऐसा नहीं कोई अंदर से खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं कि कोई दुखी हो रहा है। वो होता है आप अपने सुख से प्रसन्न हो, अच्छी बात है। आप अपने सुख से प्रसन्न हो, अच्छी बात है, और इसको प्रसन्नता कहेंगे। लेकिन अगर किसी को दुख हो रहा है, किसी को पीड़ा हो रही है, किसी का अस्तित्व मिट रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, और तब आप खुश हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये ईर्ष्या का परिणाम है। ईर्ष्या के कारण आपको जो प्रसन्नता हो रही है वो अस्थाई नहीं है, स्थिर नहीं है। इसलिए इस प्रकार के भावों से हमें बचना चाहिए, इस प्रकार के भाव से हमें बचना चाहिए जी। फिर क्या कह रहे हैं? परंतु चंद्रमा को भी उसके हंसी मजाक की भी कुछ परवाह नहीं है। भले ही चंद्रमा पर पूर्व दिशा परिहास कर रही है, हंसी कर रही है, लेकिन चंद्रमा पर उसके अस्तित्व, उसकी बात का, उसकी ईर्षा का, उसकी हंसी का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो क्या है? अपने स्थिर भाव से, अपने शांत स्वभाव से, अपनी गति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार चुपचाप अपना चलता चला जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि हाथी अपने रास्ते जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो पूर्व दिशा को जो कहना हो कहे, चंद्रमा के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो अपने चंद्रमा की गति पर, उसके स्वभाव पर, उसके नेचर पर, ये अब ईर्षा करने लगे तो चंद्रमा फिर से लौटा, चलो भाई तुम कह रहे थे, आ गए तुम्हारी तरफ। ऐसा नहीं है। उस चंद्रमा के व्यवहार पर, उसकी गति पर, उसकी चाल पर, उसके स्वभाव पर पूर्व दिशा स्त्री जो भी आक्षेप कर रही है, जो भी द्वेष मढ़ रही है, या उसके स्थिर भाव को, उसके स्थिर भाव को डिगाने का काम कर रही है कि कहीं ऐसा हो जाए कि इसका निर्णय बदल जाए। लेकिन चंद्रमा भी क्या है? उसकी कोई भी चिंता करने वाला नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। क्या करता है भाई? अपने ही रंग में, अपने ही हाव भाव से, अपने आप में आनंदित है। उसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी गति से धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे मतलब नहीं है। जिस प्रकार से क्या होते हैं, जिस प्रकार से बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो स्थिर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने कार्य को स्थिर भाव से करते हैं। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनके कार्य को देखकर, सुन करके लोग क्या करते थे? उन्हें पागल ही समझते रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास प्रमाण है, इतिहास गवाह है, इतिहास प्रमाण है कि ऐसे लोगों ने संसार में अपनी अलग ही छाप छोड़ी है, एक अपना अलग ही वजूद, अलग ही अस्तित्व बनाए रखा है। अस्त समय क्या है? अर्थात किसके समय? अस्त समय, समाप्त होने के समय। उसका बिंब तो लाल है, पर किरण पुराने कमल की नाल के कटे हुए सफेद अस्त है भाई। सूर्य उदित होता है तब भी क्या होता है? लाल होता है। अस्त होता है तब भी लाल होता है। अब जब अस्त हो रहा है और इधर चंद्रमा अस्त हो रहा है, उधर सूर्य उदित हो रहा है, तो सूर्य का लाल जो बिंब है, जो प्रातः काल का दृश्य है, वो क्या हो गया है? उसका जो
बिंब है उसका जो रक्तिम प्रकाश है वो चंद्रमा पर भी पड़ रहा है। तो चंद्रमा पर सूर्य का लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य की लालिमा से चंद्रमा भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो अस्त होते समय उसका बिंब, उसका गोला तो लाल हो रहा है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल की समान, मतलब जो किरणें निकल रही हैं चंद्रमा से, जैसे कमलनाल जानते हैं, कमलनाल जो पानी में रहता है, कमल ऊपर रहता है, तो कमलनाल को काट दें तो जो रंग निकलता है लाल रंग के, लाल कमल की बात कहते हैं। और लाल कमल के नीचे जो नाल रहता है जिस पर वो उगता है, जिस पर पानी में तैरता रहता है, नाल कीचड़ में रहता है ना, नाल कीचड़ में रहता है, तो उस नाल को अगर काट दें तो जो रंग निकलेगा वही रंग इस समय क्या हो रहा था, चंद्रमा के प्रकाश का हो रहा, अस्त होते हुए चंद्रमा का। और चंद्रमा अस्त कब होता है? चंद्रमा अस्त सुबह होता है, निकलता शाम को है बेटा, और सूर्य जो है सुबह निकलता है और शाम को अस्त होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण क्या कर दिया है भाई, वह स्वयं सफेद है, वो स्वयं सफेद है, लेकिन जो किसके कारण? सूर्य की अरुणता के कारण, सूर्य की लालिमा के कारण क्या होता है भाई, सूर्य की लालिमा के कारण वह भी लाल पड़ गया है। जब हमने अभी आपको बताया कि भाई चंद्रमा क्या है, धीरे धीरे तेजहीन हो गया, और सूर्य क्या है, वो धीरे धीरे प्रकाश युक्त हो गया। तो जब प्रकाश युक्त हो गया, जब प्रकाश युक्त हो गया, उसकी लालिमा चंद्रमा पर पड़ने लगी, तो चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जब प्रातःकालीन प्रकाश पड़ेगा तो वो रक्तिम है, लाल है, अरुण है। अरुण का मतलब भी लाल होता है बेटा, अरुण का मतलब भी लाल होता है। तो जब वो प्रकाश पड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि चंद्रमा भी लाल हो गया है, रक्तिम हो गया है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है जी, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा, बताइएगा, समझाइएगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, अब चलते हैं। कहते हैं वे कुछ कुछ लाल भी हैं, माने कुछ उनमें लालिमा भी है। चलते हैं आगे। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन सदृश। आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि दो चीजें, जब कोई भी आप देखते होंगे, बहुत से लोग चंदन लगाते हैं, और लगाना चाहिए, चंदन लगाते हैं और लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई? कुमकुम क्या होता है? वो लाल रंग का होता है ना। कुमकुम क्या होता है? लाल रंग का होता है। मिश्रित माने मिला हुआ, और सफेद चंदन, एक तो क्या हो गया भाई, सफेद चंदन, और सफेद चंदन के बाद क्या हो गया, प्लस कुमकुम। सफेद चंदन और कुमकुम दोनों चीजें मिला हो, सफेद चंदन प्लस कुमकुम ना। कुमकुम तो लाल रंग का होता है। अच्छा, व्यवहारिक दृष्टि से लगाते हैं तो पहले क्या है, ऐसे सफेद पूरा लगा देंगे, उसको ऊपर एक कुमकुम लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, या जैसा भी जिसकी अपनी रुचि के अनुसार है। तो करें सफेद चंदन और कुमकुम के सदृश माने समान, सदृश माने बेटा समान, ऐसा दृश्य लग रहा है। कहां पे? उन्हीं लालिमा में मिली हुई जो लालिमा है, उसमें इन दोनों का रूप प्रतिरूप प्रतिबिंब आकार, रूप प्रतिरूप प्रतिबिंब और आकार समझ में आ रहा है। जो वहां पर दृश्य बन रहा है, जो वहां पे दृश्य बन रहा है, वह दृश्य करता है कि सफेद चंदन और कुमकुम से लगता है मिला करके बनाया गया है।
फिर क्या होता है, सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु का श्रृंगार कर रहा है। क्या कर रहा है, पश्चिम दिग्वधु। अभी चंद्रमा कहां से उदित हुआ था, पूर्व दिग्वधु। पूर्व दिग्वधु से उदित हुआ, सौंदर्य को प्राप्त हुआ, तेज को प्राप्त हुआ, लावण्य को प्राप्त हुआ, यश को प्राप्त हुआ। अब पश्चिम दिशा में जा गया है। अब पश्चिम दिशा में जैसे जैसे गया धीरे धीरे क्या हो गया है, उसका अस्तित्व मिटता गया है। अब क्या हुआ है, सूर्य उदित हुआ है, सूर्य की लालिमा चंद्रमा पर पहुंच गई है। और तो ऐसा लगता है कि अब क्या किया, जो काम इधर, अब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जो काम इधर क्या कर रहा है, जो काम इधर सूर्य पूर्व दिशा में कर रहा है, पूर्व दिशा की सौंदर्य को बढ़ा रहा है, वही काम उधर चंद्रमा कर रहा है पश्चिम दिशा की। आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा पूर्व दिशा में आ गया जो है सूर्य, तो पश्चिम दिशा में स्थित है चंद्रमा। वह सूर्य जो है पूर्व दिशा रूपी नायिका के साथ, पूर्व दिशा रूपी नायिका के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा है, और चंद्रमा जो है पश्चिम दिशा रूपी नायिका के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा है। और जहां सूर्य जाएगा, जब वो पूर्व में आएगा तो वो पश्चिम में भाग जाएगा, और जब सूर्य पश्चिम में पहुंचेगा भैया फिर पूर्व में भाग आएगा। वो क्या है, सूर्य से बहुत डरता है। जहां सूर्य प्रकट हुआ तहां वो गायब और आगे की तरफ बढ़ेगा। चलो भाई, किस किस घर में तुम रहोगे, एक घर में सूर्य रहता है, घर में चंद्रमा रहता है, लेकिन कब, प्रातः काल, संध्या काल। प्रातः काल का मतलब संध्या काल भी, और संध्या काल का मतलब होता है दो समय का मिलन। अब जैसे संधि होती है दो शब्दों का, वर्णों का मिलन। आप लोग तो शब्द ही जानते हैं, दो शब्दों का मिलन, वास्तव में होता है दो वर्णों का मिलन। दो वर्ण जब मिलते हैं तो संधि होती है। खैर, जब संधि की बारी आएगी तो संधि पढ़ाएंगे, वो अलग विषय है। और आप लोग देख भी सकते हैं, पुराने बहुत सी क्लास संधियों के विषय में पढ़े हुए हैं, वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। क्या है, चंद्रमा ने क्या किया, चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु, पश्चिम दिशा रूपी वधु का मतलब स्त्री का, नायिका का, बहू का। जो नई बहू होती है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा सजती संवरती है। क्या करती है, अंगराग वगैरह का बहुत ज्यादा प्रयोग करती है। अंगराग का मतलब हम जैसे बता चुके हैं, अंगराग हर एक अंगों पर लगाया जाने वाला क्या होता है, एक विभिन्न विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, जिसको लगाने से अंगों की शोभा में निखार आता है। क्या होता है, अंगों की शोभा में निखार आता है, उसका सौंदर्य, उसकी विशेषता बढ़ती, उसका गुण बढ़ता है, उसकी बात कह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, दिग्वधु का, दिशा रूपी वधु का श्रृंगार कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। आप कहते हैं सजाने का काम कौन करता है, जैसे देखते हो ना, जब शादी वादी होती है तो सजाने वाले आते हैं, बहू को सजाने वाले, कोई मेहंदी लगाता है, कोई कपड़ा पहनाता है, कोई कुछ करता है ना। तो क्या करती हैं, वो सजाने आती हैं। यहां तो कौन सजा रहा है, यहां कौन सजा रहा है, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा को कौन सजा रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है अपने सौंदर्य से पश्चिम दिशा को सजा रहा है। वास्तव में जो चंद्रमा का सौंदर्य नहीं है, बल्कि जो सूर्य की लालिमा का सौंदर्य है, वो भी पश्चिम दिशा की शोभा का वास्तविक कारण सूर्य है। लेकिन चंद्रमा कहता है मैं यहां हूं, मेरे कारण से हुआ है। अब जैसे क्या है, सजाने का काम, सज्जा का काम किसी व्यक्ति का थोड़ी है, वो तो उन अंगरागों का है जिसका हम प्रयोग करते हैं, उनके कारण सज्जा बढ़ती है। लेकिन कहा यही जाता है कि हमने सजाया। अरे आपने क्या सजाया है, आपने उन अंगरागों का जो प्रयोग किया है, वास्तव में उसके कारण रूप सौंदर्य का निखार हुआ है। अगर बाल हमारे सफेद हैं तो हमने काला नहीं किया है। अगर देखा जाए सही तरीके से तो किसने काला किया है, जिस पदार्थ का हमने प्रयोग किया है उसने इसको काला किया है, हमने तो केवल प्रयास किया है। वही है, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई
पश्चिम दिशा कहती मैंने सजाया है। अब पश्चिम दिशा ने नहीं सजाया, बल्कि किसने सजाया है? पूर्व दिशा ने सजाया है। पूर्व दिशा के कारण इसका सौंदर्य बढ़ा है। उसे प्रसन्न करने के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए? उसके मुख पर चंदन का लेप सा क्या कर दिया भाई? उसके नायक को प्रसन्न करने के लिए उसके चेहरे पर खूब बढ़िया लीप पोत दिया है, जैसा अभी हमने बताया है। क्या लीप पोत दिया है? कौन सी चीज हमने सजाई है? मायने ये रखती है कि हम जिसके माध्यम से भी सजा सकें। अब सजाने की बात तो आप लोग जान गए, उसको ज्यादा डिटेल करने से मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। केवल उसके लिए मैंने इसीलिए केवल एक सीमित शब्द का प्रयोग किया है, अंगराग। और अंगराग का मतलब यही होता है कि बेटा अब हमें बाल में लगाना है तो तेल लगाएंगे, और मान लीजिए कि शैम्पू लगाएंगे, ये होता है। आंख में लगाने के लिए काजल होता है ना, सेंट उंट लगाने के लिए होता है ये। तो उसी को कहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है भाई? जिसके कारण से हमारा सौंदर्य, हमारी शोभा, हमारा शरीर जो है, शरीर कांति युक्त हो जाए, चमक युक्त हो जाए, आभा युक्त हो जाए और सुंदर दिखने लगे। सुंदर दिखने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं। आप लोगों ने इसके विषय में देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा। तो लेप लगा रहे हैं, लेप का मतलब तो समझते होंगे। लेप जैसे क्रीम वूम लगाते हैं तो एक परत लगा देते हैं ना, एक परत लगा देते हैं। जैसे तेल भी लगाते हैं तो तेल की एक परत ही तो आती है ऊपर, उसको कहते हैं लेप। लेपना का मतलब ऐसे बराबर से चुपड़ना, रगड़ना, घसना। पूर्व दिशा वधु के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान नहीं। पूर्व दिशा के द्वारा किए गए उपहास पर उसका ध्यान ही नहीं गया। अब ये अपने आप में, पश्चिम दिशा अपने आप में आनंदित है, चंद्रमा अपने आप में आनंदित है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। कौन उसका उपहास कर रहा है, कौन उसकी हंसी उड़ा रहा है, कौन उससे अच्छा कहता है, कौन उससे खराब कहता है, इस पर उसका कोई ध्यान नहीं है। पूर्व दिशा जो शोभायुक्त हो गई है सूर्य की उपस्थिति के कारण, उसका भी सौंदर्य धीरे धीरे, अब क्या है, प्रातः काल दोनों में तुल्यता रहती है, दोनों में समानता रहती है। भाई तुम अपने कमरे में सजो, हम अपने कमरे में सजे, हमसे क्या मतलब है कि बगल में कौन सज रहा है कि नहीं सज रहा है। तुम अपने जहां तुम्हारी दावत है वहां जाओ, हमको वहां जाने दो। और यहां पे दोनों में समानता है जी। प्रातः काल जो सौंदर्य पूर्व दिशा में है वही सौंदर्य पश्चिम दिशा में है, और धीरे धीरे पूर्व दिशा का सौंदर्य बढ़ता जाएगा और पश्चिम दिशा का सौंदर्य घटता जाएगा। लेकिन जिस पल की बात हो रही है, इस पल में दोनों का सौंदर्य एक समान है, दोनों की सुषमा, दोनों की शोभा एक समान है। इसलिए क्या करना है, कहती भाई अब ये पूर्व पश्चिम दिशा कहती है हमको किसी को ध्यान देने की जरूरत थी नहीं जी। कहती है पूर्व दिशा के द्वारा किए गए उपहास, जो उसकी हंसी उड़ा रही है, उसका मजाक उड़ा रहे। अगर क्या करें भाई, अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो क्या करेंगे, अनसुना कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कि जैसे क्या किया है, जैसे सुना ही नहीं। हाँ, जिसको कहते हैं हम लोगों क्या, कनबहेरी घालना। कनबहेरी घालने का मतलब सुनने के बाद भी न सुनने का नाटक करना, उस पर कोई एक्टिविटी न करना, उस पर कोई क्रियाविधि न करना, उस पर कोई ध्यान न देना, उसका कोई उत्तर प्रत्युत्तर न देना। समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं भी किसी प्रकार की, फिर कह रहा हूं, प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रूप से बताएंगे, संकोच नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे मुझे ये विश्वास है और मुझे ये अनुभव है, दोनों चीजें मैं कहता हूं, इतना डिटेल से कोई बताता ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता है। सब क्या है, ऐसे है, एक दिन में पाठ खत्म हो जाएगा। आप लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, जहां भी प्रॉब्लम होगी बताते जाएंगे। ठीक है जी। आप कहते हैं जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। अब भाई दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। जब कमल शोभित होते हैं, कमल किसके प्रकाश से खिलता है भाई, सूर्य के प्रकाश से खिलता है।
कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है और कुमुद चंद्रमा के प्रकाश से खिलता है। जब सूर्य उदित होता है तो कमल अपने सौंदर्य को प्राप्त हो जाते हैं, वो खिल उठते हैं, और जब चंद्रमा आता है तो कुमुद खुल जाते हैं। अर्थात दोनों क्या है, एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब क्या है, यहां पे एक साथ हैं जी। यही एक पल है, यही एक पल है। क्यों पल है भाई? यही एक पल है जब दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है। क्यों? तब कमल नहीं, दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती। दोनों में क्या रहता है? एक समानता नहीं रहती है। अगर चंद्रमा खिलेगा तो फूल नहीं, अगर सूर्य उदित होगा तो चंद्रमा नहीं, और चंद्रमा उदित होगा तो सूर्य नहीं। जब कमल खिलेंगे तो कुमुद नहीं। लेकिन यह एक पल ऐसा है, प्रातः काल का समय ऐसा है कि क्या है, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। तुल्यता का मतलब समानता। दोनों में क्या की जा सकती है? समानता की जा सकती है। दोनों समान हैं। अब कैसे समान हो सकते हैं भाई? समान ये हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि कुमुद बंद होने को है, माने चंद्रमा अस्त होने को है और अभी अस्त नहीं हुआ है, आधा अस्त हुआ है। अब जैसे कमल क्या है, कमल सूर्य के प्रकाश से खुलता है तो कमल की पंखुड़ियां बेटा ये इसकी खुलती जा रही हैं और इसकी बंद होती जा रही हैं। लेकिन क्या है, ये वो पल है बेटा, ये वो क्षण है कि दोनों में एक समानता देखने को मिलती है। अंतर केवल ये है कि एक धीरे धीरे अस्तित्व विहीन होता जा रहा है और एक धीरे धीरे अस्तित्व युक्त होता जा रहा है। कमल खिलने को है, पूरे खिले नहीं, और कुमुद बंद होने को है, पूरे बंद हुए नहीं हैं। अर्थात क्या है, ये प्रातःकालीन संध्या की बात होती है। आप लोगों ने तो व्यवहारिक जीवन में ये सुना ही है, शाम को हमेशा संध्या कहते हैं ना, शाम को हमेशा संध्या कहते हैं। लेकिन प्रातःकालीन संध्या कह देंगे तो आप कह देंगे प्रातः को भी संध्या कहते हैं। संध्या का मतलब होता है बेटा मिलन। जब दो विरोधी चीजें माने प्रकाश अंधकार मिलते हैं तब वही क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा का मिलन होता है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। संध्या का मतलब मेन वो पल जहां पर मिलते हैं, तो उसी को कहा जाता है संध्या काल। अच्छा, आप लोग जानते हो या ना जानते हो, हम लोगों के यहाँ तो एक और शब्द संध्या का मतलब एक शब्द और होता है। हिंदू धर्म के अनुसार क्या होती है, त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल माने तीन बार का मतलब सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम संध्या के। जैसे 5 वक्त का क्या होता है, नमाज होता है ना, वैसे त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल संध्या माने 3 ऐसे बिंदु आते हैं 24 घंटे में जो संध्या काल कहे जाते हैं। आप लोगों ने केवल नाम ही सुना होगा शायद, या कुछ लोग जानते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि संसार में कोई ऐसा नहीं है कि वो जानता ही नहीं होगा, लेकिन इस तरफ ध्यान न दिए होंगे आप लोग। 5 वक्त की नमाज तो सब लोग जानते हैं कि बहुत फेमस है, लेकिन त्रिकाल संध्या के विषय में कम लोग जानते हैं ना। तो संध्या का मतलब क्या है, जब सूर्य उदित होता है तब सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। जब अपने पूरे वैभव पर होता है, तेज पर होता है, तब उसे अर्घ चढ़ाया जाता है, जलदान किया जाता है। जब वो अस्त होता है तब उसको अर्घदान दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। ये परंपरा रही है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। तो दोनों में एक समानता है जी। आगे कह रहे हैं कि एक की शोभा आधी रह गई है। एक अपने सौंदर्य को प्राप्त करने में बिल्कुल प्रयासरत है, कोशिशरत है। एक अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहता है और पल पल क्षण क्षण उसका सौंदर्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। अपनी शोभा को वो प्राप्त कर रहा है। और क्या हुआ है, दूसरे की आधी बची है। भैया यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, आची नहीं होता है, ये होता है आधी।
आधी बची। डिलीट करते समय कुछ गड़बड़ हो गया। एक क्या हो गया है, एक की शोभा आधी प्राप्त हुई है, एक की आधी बची हुई है। जैसे मैंने बताया कि एक कमल खिलने को है, पूरे खिले नहीं हैं, और कुमुद बंद होने को है, पूरे बंद नहीं हुए हैं। दोनों में एक समानता की बात है। अब कह रहे हैं, अब और कहते हैं रहे भ्रमर। बात करते हैं भ्रमर की। भ्रमर का मतलब भंवरा। पुष्पों के पास सबसे ज्यादा कौन जाता है? भंवरा जाता है। और भंवरा करता क्या है भाई? पराग का पान करता है, उनके आसपास मंडराता है, और आसपास मंडराता है तो गुनगुनाता है, और गुनगुनाता है तो लेखक को ऐसा लगता है, लेखक को ऐसा लगता है कि वो कमल और कुमुद दोनों की प्रशंसा कर रहा है, गुणों की, रूप की, श्रृंगार की, रस की, आदि की। जैसे इंसान होता है भाई, चलो कोई चीज खाता है, अच्छा लगा तो प्रशंसा कर देगा, बहुत अच्छा है। खराब लगेगा तो कह देगा कि गड़बड़ है आज। तो इसी तरह से वो उनके स्वाद का, उनके सौंदर्य का, उनके रूप का, उनकी विशेषता का, किसके? कमल और कुमुद दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? दोनों का एक रूप है, दोनों एक रूप है, एक आधा खुला है, एक आधा बंद है, तो दोनों की बराबर प्रशंसा हो रही है। करें असो रहे अभी दोनों ही पर माने कमल पर भाई और कुमुद पर मड़रा रहे हैं। और मड़रा किस लिए रहे हैं? कि कौन अपनी पूरी शोभा को प्राप्त करेगा। जब दो योद्धा लड़ते हैं ना भैया, तो लोग क्या करते हैं? दोनों पता नहीं कौन जीते भाई, उसी से मिल। अरे जब चुनाव होता है ना, चुनाव जानते हैं भारत में बहुत प्रसिद्ध है भाई, हमेशा होता रहता है। जब दो प्रत्याशी लड़ते रहते हैं तो कोई ये नहीं बताता कि हम तुमको वोट देंगे कि तुमको वोट देंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं ये जीत जाए तो, पता नहीं ये जीत जाए तो, इसलिए भैया दोनों का आप भी बहुत अच्छे हो भैया, अंकल जी आपसे अच्छा हमारा कोई नहीं है, अरे हम आपको ही वोट देंगे। दूसरा आएगा, उसको भी कहेंगे कि भैया आप हमारे लिए बहुत अच्छा, हम आपसे अच्छा खास हमारा कोई है ही नहीं, हम आपको ही देंगे। तीसरा आया, तीसरे को भी। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा मौसम आए। अब ये इसीलिए बेचारे भंवरे परेशान है कि ऐसा हो कि जिसके ऊपर हम न जाएं और कल वही मान लो सौंदर्य को प्राप्त हो जाए तो कह दे अब क्या करने आए हो हमारे लिए। और आप लोगों ने देखा भी है कि भैया अगर कोई मान लो किसी को आप मना कर दो कि भैया तुमको वोट नहीं देंगे, तो अगर वो जीत गया तो बाद में कभी काम पड़ता था, काम पड़ेगा, उसके संपर्क में जाएंगे तो सीधे आपसे वो कहेगा कि तब तो हमको वोट नहीं दिए थे, अब क्यों हमारे पास आए हो। बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आया, बहुत अच्छा उदाहरण आया। तो इसलिए क्या कर रहा है वो भ्रमर? दोनों पर मड़रा रहा है, दोनों की। गुंजा रव का मतलब होता है अपनी ध्वनि से, अपने ध्वनि से, अपने सुंदर ध्वनि से दोनों की प्रशंसा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए, बात बिगड़ जाए, फिर हम कैसे जवाब देंगे, क्या कहेंगे। कह रहे हैं कि प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, दोनों को अच्छा कह रहे हैं, भाई तो आप भी अच्छे हो भैया, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे। कितना खतरनाक स्थिति है। कहते हैं इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। किस लिए? कि दोनों समान हैं भाई। जो प्रातः काल है, फिर कहते हैं कि एक को आधा सौंदर्य प्राप्त हुआ है और एक को आधा सौंदर्य मिट गया है, दोनों में एक रूपता है। अब जब दोनों में एक रूपता है, दोनों में उतनी ही सामर्थ्य है, दोनों में उतनी ही सुगंध है, दोनों में उतनी ही विशेषताएं हैं, तो क्या करेंगे भाई? हमें तो दोनों की प्रशंसा करनी होगी। अभी क्या करना है? जब हम क्या करते हैं, जब क्या करेंगे? जब किसी की विशेषताओं को, गुणों को, अभी मान लीजिए चुनाव की ही बात करते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। दो प्रत्याशी होते हैं, दोनों धन में, बल में और जन में का मतलब दोनों की लोकप्रियता उसी तरीके से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये निर्णय करना कठिन है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये निर्णय करना कठिन है, तो क्या करेंगे? तब तो हम कहेंगे भैया तुम भी दोनों लोगों के साथ हम हैं। और अगर ये करना कठिन है
तभी ऐसा होगा। और अगर ये निश्चित हो कि नहीं ये हारने वाला है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, ये जीतने वाला है, तो हो सकता है हम कह दें, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, इस पाठ के दृष्टिकोण से वो किसी तरीके से सही नहीं है। हो सकता है आज वो हार जाए, जीत जाए, लेकिन अगली बार फिर तो वहीं हमको रहना है, फिर तो ऐसी बात करनी है। इसीलिए ये जो भ्रमर हैं, ये जो भंवरा है, ये भी बड़ा राजनीतिज्ञ है भाई। सोच रहा है कि कमल की प्रशंसा करें फिर रात में तो कुमुद के पास ही जाना पड़ेगा, और कुमुद की प्रशंसा करें फिर दिन में तो कमल के पास ही जाना पड़ेगा। तो वो कहेगा नहीं कि कल तो तुम उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कुमुद के पास जाओ, और कुमुद कहेगा तुम कमल के पास जाओ। तो हम क्यों ऐसा रिस्क लें भाई? हमारे लिए तो दोनों अच्छे हैं, दोनों महान हैं, दोनों हमारे जीवन के आधार हैं, दोनों का पराग हमें पान करना है। भैया देखते हो चुनाव में उसकी भी पकौड़ी खा रहे हैं, उसकी भी पकौड़ी खा रहे हैं, दोनों की, तीनों की, चारों की, सब की ना पार्टी वार्टी होती है, खूब खिलाते पिलाते हैं। क्यों? तो हमें क्या है, हमने खाना पीना है, हमें अच्छे से जीना है, हमें मजा लेना है कि हमको चलना है, उसमें परेशान होना है। तो वही मोहम्मद भी बड़ा होशियार है, वो बड़ा रसिक है, वो रस का अभिलाषी है। तो कुमुद के रस का भी पान करेगा और कमल के भी रस का पान करेगा, और अपनी बात स्पष्ट नहीं कहेगा कि हम किसके साथ रहना पसंद करेंगे। बात समझ में आ गया? कौन अच्छा है, कौन खराब है, क्यों हम कहें? हमें कहने की जरूरत ही क्या है भाई? चलें, हमें लगता है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बताते रहिए, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जहां भी प्रॉब्लम हो बताइए बेटा, संकोच नहीं करना है। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।